नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे महिला और बाल अपराध का। जो आपने टेस्ट दिया है उसके प्रश्नों पर चर्चा होगी। दोस्तों, महिला और बाल अपराध एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके 10 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको कुछ धाराएं और कुछ एक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने मतलब वो रटने वाले ही हैं तो रटने ही पड़ेंगे, उसमें कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं लगेगी। तो यहां पर मैंने आपको सामने ऐसे 100 प्रश्नों का आकलन पेश किया है जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप ये 100 प्रश्न याद करके अच्छे से समझ के आप महिला बाल अपराध के सारे प्रश्न सही कर सकते हैं, और बाल अपराध के इसके बाद अलग से 100 रखे गए हैं। तो यहां पर आपको तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए, जैसे आप महिला अपराध शुरू करते हैं, है ना। क्या होता है महिला अपराध? महिला क्या, जिसको देखते ही पूरी दुनिया को डर लगता है, वो महिला होती है ना। उस महिला के साथ अपराध, तो आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में महिला अपराध से संबंधित कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, वो धाराएं आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, क्योंकि इन सब पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और एज इट इज लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। जैसे धारा 354, स्त्री के लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना। 354A, यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है। 354B, बलपूर्वक नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। धारा 354C, महिला की तरफ ताक झांक करना। धारा 354D, महिला का पीछा करना। और धारा 509, शब्द अंग विक्षेप या कार्य जिससे महिला की लज्जा भंग हो और उसका अनादर हो। तो ये आपको एज इट इज ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। इन्हीं पे सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का संशोधित अधिनियम किस वर्ष का है? तो कई लोग इसको 1860 कर लेंगे। अरे भाई, भारतीय दंड संहिता 1860 है, लेकिन यहां क्या लिखा है? संशोधित अधिनियम। तो संशोधित अधिनियम कब होगा? 2018। लेकिन भारतीय दंड संहिता कब है? 1860 की, लेकिन संशोधित लिखना 2018। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? अभी आपको बताया 354 पॉइंट लिखा हुआ था। लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड दिया जाता है 354 में धारा में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो अभी बताया था आपको, पॉइंट टू पॉइंट धाराएं लिखी हुई थी। तो 354A जो है यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है, वो 354A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? अभी आपको धाराएं लिखाई थी, उसी के अंदर किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर करने पर धारा 354B के तहत सजा का प्रावधान होगा। किसी महिला की तरफ ताक झांक करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो ताक झांक करोगे तो 354C के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। प्रथम बार ऐसा प्रयास करने पर यह मामला जमानती रखा गया है, लेकिन आप दूसरी बार फिर ऐसी हरकत करते हैं तो फिर इसे जमानती नहीं रखा गया है। आगे इसका भी प्रश्न आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D किस प्रावधान को विश्लेषित करते हैं? किसी महिला का पीछा करोगे तो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता 354D के प्रावधान के तहत मुकदमा होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? ऐसे शब्द, अभी आपको धाराएं लिखाई थी, उसमें सबसे अंत में यही थी कि कौन सी थी? 509। ऐसे शब्द जो अंग विक्षेप या स्त्री लज्जा का अनादर कह रहे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, इसके लिए आपके ऊपर धारा 509 के तहत कार्यवाही होगी। यानी अपन स्त्री को गंदे तरीके से बोलते हैं, है ना, जिससे उसकी लज्जा भंग होती है, उसके अंगों पर प्रतिकार होता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना आपके लिए 509 की धारा के तहत दंड का प्रावधान होगा। आगे आपको प्रश्नों को हल करने के लिए आपको आईपीसी की ये धाराएं भी याद करनी पड़ेगी, और ये धाराएं मुख्य रूप से बलात्कार के लिए है। यदि आपको सिंपल सा पूछे कि बलात्कार के लिए कौन सी धारा है, तो आप लिखेंगे 376। लेकिन 376 में भी अलग अलग है, 376A, B, C, D, DA, DB। तो इन सब के लिए अलग अलग चीज है। केवल बलात्कार लिखे तो 376, लेकिन 376A किसके लिए है? स्त्री को डरा धमका कर बलात्कार करना जिससे उसकी गंभीर क्षति पहुंची हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। यानी बलात्कार से स्त्री की गंभीर चोट पहुंची हो या उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो, तो धारा 376A के तहत मुकदमा दर्ज होगा। धारा 376B, पति द्वारा पत्नी से अलग हो जाने पर, पति पत्नी का अलग होना है, डिवोर्स हो गया,
उसके बावजूद पति द्वारा पत्नी की अनुमति के बिना उसके साथ संभोग करना बलात्कार माना जाएगा। यह है 376 बी में। 376 सी क्या है? यदि कोई अधिकारी है जिसके सानिध्य में पीड़ित को या बच्चे को किसी को रखा गया है ना, जैसे अपन होते हैं ना, होम बने हुए होते हैं जहां महिला किसी को पीड़ित होती है तो उसको वहां रखा जाता है, उसके बाद वहां का कोई अधिकारी, पुलिस कर्मचारी या कुछ भी जो ड्यूटी पे लगा है वो यौन उत्पीड़न की घटना करता है, यानी अधिकारी कह सकते हैं आप उसको, तो उसको 376 सी के तहत उस पर कार्रवाई होगी। 376 डी धारा किसके लिए है? देखो 376 है बलात्कार के लिए, 376 डी है सामूहिक बलात्कार के लिए, है ना। सामूहिक बलात्कार मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर बलात्कार करते हैं, 2, 3, 4 कितने भी, एक से ज्यादा हो गए तो सामूहिक बलात्कार होगा। 376 डी क्या है? डी ए, ध्यान रखना, 376 डी सामूहिक बलात्कार, 376 डी ए 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करना 376 डी ए के तहत कार्रवाई होगी। और 376 डी बी है जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, 376 डीबी। तो आयु याद रखिएगा, डी ए में 16 वर्ष, डी बी में 12 वर्ष, और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सजा का भी प्रावधान होगा। अब इन्हीं के ऊपर सारे प्रश्न बने। अभी जो आपको चार्ट बताया है वो आपको याद है, तो आप इस पे सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, यह आईपीसी की किस धारा में प्रावधान है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया था बलात्कार के लिए 376 है, लेकिन सामूहिक बलात्कार के लिए 376 डी है। ठीक है, तो 376 डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान? तो धारा 376 किस प्रकार का अपराध होगा? बलात्कार। अभी अपन ने पढ़ा है, ऑप्शन डी। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर उसके प्रियजनों को मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची हो या उस स्त्री की मृत्यु हो जाती हो, ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो 376 ए। 376 ए मतलब बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाना, तो 376 ए में उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है ऑप्शन सी, धारा 376 बी। अभी अपन ने पढ़ा है कि पति पत्नी अलग हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ संभोग करता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। तो ये धारा 376 बी में लिखा गया है, ये मैच करता है, बाकी कोई भी धाराएं सामने लिखे हुए दंड से मैच नहीं करती है। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती? 376 बलात्कार, तो ये क्या है? गैर जमानती है। क्या है भाई? गैर जमानती, ऑप्शन बी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद ही रखने हैं, यहां आपको वकालत नहीं करनी है कि कोर्ट में जाके केस लड़ना है, गहराई से पढ़ना है, बस पॉइंट टू पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए। आप पिछली भर्ती के पेपर उठा के देख लेना, सारे प्रश्न इसी प्रकार के थे और इन्हीं 100 प्रश्नों में से पूछे गए थे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। किसी भी महिला के सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाएगा जाएगा? सामूहिक बलात्कार अभी आया था, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी ये चीज लाइन यहां आ जाती है, कभी धारा ऊपर आ जाती है, उस प्रकार आपको अलग अलग प्रश्न बताए गए हैं। तो सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 376 डी लिखा। 376 डीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा 376 डीबी तो आपको बताया था, एक तो 376 डी ए है और एक है डी बी। तो डी ए जो होती है वो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, और डी बी जो होता है वो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी ए अभी आ गया, देखो अभी बताया था, डी ए होता है 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ और डी बी होता है 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने पर मौत की सजा। अभी बताया था मैंने आपको, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसे मौत की सजा का प्रावधान है। किसी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के किस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कोई आरोपी महिला है तो यदि आपके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं है तो आप उसको शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन महिला अफसर साथ में है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते।
महिलाओं का पीछा करने और ताक झांक करने पर प्रथम बार में अपराध। यदि आप किसी महिला का पीछा कर रहे हैं और ताक झांक कर रहे हैं और आप पे आरोप लगा है तो प्रथम बार ये आरोप जमानती होगा, लेकिन आप दूसरी बार ऐसी गलती करेंगे तो फिर ये जमानती नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता के संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर अपराधी के लिए कितनी सजा है? देखो, ये भारतीय दंड संहिता का संशोधित अधिनियम 2018 से पहले तेजाब से जो हमला करते थे वो व्यक्ति बड़ी आसानी से बचकर छूटकर निकल जाते थे, लेकिन आईपीसी की धारा में 2018 में संशोधन किए गए जिससे तेजाबी हमला करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सी 10 वर्ष। भारतीय दंड संहिता में सभी अस्पतालों के लिए प्रावधान है कि बलात्कार या तेजाबी हमला से पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता और निःशुल्क उपचार कराएं। इसमें विफल होने पर कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट हो सरकारी हो ऐसा नहीं कह सकता कि तेजाबी हमला या बलात्कार हम इसको इलाज नहीं करेंगे, प्राथमिकता देनी जरूरी है। आगे आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो दहेज निषेध अधिनियम 1961 और इसको संशोधित किया गया था 1986। तो दोनों याद रखने, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट वर्ष पूछे जाते हैं। ये जो भी अधिनियम के आगे वर्ष लिखे हुए इस पे पिछली भर्ती में कई प्रश्न आए हुए हैं, तो ये वर्ष याद रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है और उसको संशोधित कब किया गया? 1986 में। इसमें मुख्य रूप से धाराएं क्या है? आईपीसी की धारा 498A निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, आईपीसी की धारा 304B दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है तो 304B धारा लगेगी, और आईपीसी की धारा 376C दहेज उत्पीड़न से आत्महत्या के लिए प्रेरित होती है महिला तो उसके लिए धारा 376C के तहत कार्रवाई होगी। तो ये 3 धाराएं हैं जो दहेज से संबंधित है। और इसके अलावा दहेज अधिनियम से जुड़ी हुई खुद की डायरेक्ट धाराएं हैं। ये धाराएं, इन पे डायरेक्ट प्रश्न आता है तो ये लाइन टू लाइन आपको चार्ट याद रखना है, तो आपके 2-3 प्रश्न तो यूं ही सही हो जाएंगे। दहेज अधिनियम से जुड़ी धाराएं हैं। धारा 2 क्या है? दहेज का अर्थ बताया गया है। धारा 2 में दहेज का क्या बताया गया है? अर्थ है कि दहेज का अर्थ क्या है? कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, ये दहेज है। धारा 3 दहेज लेन देन एक अपराध है, दहेज को एक अपराध बताया गया है, ये दहेज की धारा 3 में कहा गया है। धारा 4 दहेज की मांग के लिए जो जुर्माना तय किया गया है उसका जिक्र धारा 4 में है। धारा 4A प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से लड़के या लड़की की शादी के बहाने संपत्ति में हिस्सा मांगना, है ना, ये धारा 4A में कहा गया है। धारा 6 में दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है, दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य से धारण किया जाता है तो उस पर धारा 6 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 8A घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत, धारा 8A। और धारा 8B जिसका प्रश्न डायरेक्ट पूछा ही जाएगा, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के अंतर्गत की जाती है। यदि ये चार्ट आपको याद होता है तो आप अगले सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। 21वां प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दहेज से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई है। 3 स्थितियां कौन सी? एक तो विवाह से पहले, दहेज की 3 स्थितियां कौन कौन सी है? एक तो विवाह से पहले, एक है विवाह पर, और तीसरी है विवाह के बाद। तो दहेज की 3 स्थितियां बताई गई है, एक है विवाह से पहले, एक है विवाह पर और एक है विवाह के बाद। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई? अभी अपन ने चार्ट पढ़ा था, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के अंतर्गत की जाती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति को देना, यह दहेज का अर्थ बताया गया है। और कौन सी धारा में? दहेज की धारा 2 में। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में? वही सवाल है, बस दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 2 में। अभी वो प्रश्न और ये प्रश्न सेम है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने या दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत है? तो दहेज लेना देना और उसमें सहयोग करना, ये सब किसकी श्रेणी में है? अपराध की श्रेणी में है। तो सी ऑप्शन अपराध सही होगा। स्त्री धन का अर्थ बताइए। स्त्री धन
विवाह के समय जो उपहार और जो लेवर लड़की को मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्त्री धन। विवाह के समय जो भी उपहार और जेवर जो लड़की को मिलते हैं वो स्त्री धन कहलाते हैं। इसमें साथ में फर्नीचर को और ऐसा सामान जो लड़का लड़की संयुक्त रूप से काम में ले सकते हैं वो सब भी स्त्री धन होता है। जैसे फर्नीचर में पलंग, अब किसी स्त्री को विवाह में पलंग मिला है तो वो पलंग लड़का और लड़की दोनों काम में लेते हैं, यानी वो स्त्री धन है। टीवी लड़का लड़की दोनों देखते हैं, ऐसा तो नहीं लड़की टीवी स्टार्ट कर दी सा, बीन ने कहने तू आगो जा टीवी मारी है मैं देखूं, पलंग से नीचे उतर पलंग मारो है मैं सो, तो नहीं। तो टीवी हुआ, पलंग हुआ, यानी कहने का जो फर्नीचर की चीजें होती है जो लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है दोनों के संयुक्त प्रयोग में आ रही है, और लड़की के जो जेवर और उपहार होते हैं वो सारे ही स्त्री धन कहलाते हैं, वो दहेज में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यह है स्त्री धन। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत जुर्माना तय किया गया है। तो जुर्माने के लिए धारा 4 चार्ट में बताया था। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधित अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? 304, दहेज के कारण मौत हो जाए तो धारा 304 के तहत कार्रवाई होगी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 में दहेज लेना, देना, उकसाना आदि ये क्या है? अपराध है, दंडनीय भी है और जुर्माना भी है ना। तो यहां पर दहेज लेना, देना और उकसाना उसके लिए दंडनीय भी है, ये अपराध भी है और ये जुर्माना भी है। उपरोक्त सभी सही होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 498A अभी आपको चार्ट में बताया था, याद करनी पड़ेगी। निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, ऑप्शन सी। दहेज के कारण मृत्यु हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा विश्लेषित करती है? दहेज के कारण मृत्यु हो जाए तो धारा 304B। वही प्रश्न है, बार बार अलग तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में भी यही होता है। दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसी घटनाओं के निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? 306। यदि उत्पीड़न के कारण महिला आत्महत्या के लिए विवश हो जाती है और आत्महत्या करने का प्रयास करती है और पता चलता है कि उसने ये प्रयास दहेज उत्पीड़न के कारण किया है, तो धारा 306 के तहत कार्रवाई होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत विवाह के कितने वर्ष के भीतर लड़की की असामान्य परिस्थिति में मौत हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया जाता था, तो उसके पति व रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो यह विवाह से कितने साल? 7 साल के भीतर। आंकड़ा याद रखिएगा, विवाह के 7 साल के भीतर लड़की की असामान्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस पर यह कार्रवाई होगी। दहेज लेन देन एक अपराध है, यह किस धारा में कहा गया है? दहेज लेना देना एक अपराध है, धारा 3 में कहा गया है। अभी जो आपको चार्ट बताया था उस चार्ट में सबकी चर्चा थी। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन एवं मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी की एवज में व्यवसाय या संपत्ति में हिस्से का कोई प्रस्ताव दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? यह भी आपको चार्ट में बताया था। प्रकाशन के माध्यम से लड़के लड़की के लिए आपको संपत्ति में हिस्सा मांगते हैं तो धारा 4A। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? विवाहिता के अतिरिक्त कोई अन्य धारण करे तो धारा 6। ये भी आपको जो 2 चार्ट बताए तो उस चार्ट में सभी धाराओं के आगे लिखा था पॉइंट। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A है, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत होती है तो धारा 8A से संबंधित होगी। अगले प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या अधिनियम है? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। ध्यान रखना, साल याद रखना जरूरी है। ये जो आपके सामने 5-6 पॉइंट लिखे ना, इनमें से फिक्स है 1-2 सवाल बनने ही बनने हैं। वर्ष कौन सा है? पिछली भर्ती में भी हर अधिनियम के वर्ष पूछे गए थे। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। घरेलू हिंसा से 5। महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956।
ये सारे अधिनियम आपको इसके सबके ऊपर मुश्किल से 10-10, 15-15 लाइनें होंगी। वो पॉइंट याद रखकर इनमें से कोई भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले तो ये किस वर्ष में है, इन सब के ऊपर 5-6 प्रश्न यही बन गए। आगे किस पे क्या जुर्माना है, क्या धाराएं हैं, आपको प्रश्न के साथ बताया जाएगा। यहां लिखा है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। अभी आपको टेबल में चार्ट में दिख रहा था 1986 में, ऑप्शन बी। विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों और आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए कौन सा अधिनियम। अभी पढ़ा था स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, यानी स्त्रियों के रूप प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए, उनकी अश्लील फोटो को छापने से रोकने के लिए स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 बनाया गया है। अगला है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है तो कितनी सजा है। प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास और 2000 रुपए जुर्माना है। प्रथम बार गलती करता है तो इसके लिए स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध रूप अधिनियम 1986 के अनुसार अपराध की पुनरावृत्ति, पहली बार करता है तो सजा बता दी, यदि वापिस रिपीट करता है तो 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। तो याद रखिएगा ये प्रथम बार के प्रयास पर है और ये दूसरी बार प्रयास करता है तो। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार कोई पीड़ित किसके पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखो स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध रूप प्रतिषेध अधिनियम के ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं सारे पॉइंट के ऊपर मैं एक सवाल लाया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। तो यहां इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, जिला न्यायालय में की जा सकती है, उप निदेशक एवं महिला बाल विकास के पास भी की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आप इसकी शिकायत इनमें से किसी भी जगह पर कर सकते हैं। अगला है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला बाल विकास के कर सकते हैं। तो पिछला सवाल जो है, जो चीज ऑप्शन में लिखी गई थी अब वो सवाल में चली गई है। तो ये शिकायत किस में की जाती है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो यहां वही सवाल है, बस ये ऑप्शन की जगह ये आ गया और ये ऊपर चला गया है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय अधिनियम प्रतिबंधित किया गया था। सर्वप्रथम बंगाल में 1829, ऑप्शन ए। ध्यान रखना, बंगाल 1829। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो यह राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 राजस्थान सरकार द्वारा। वैसे सती पर सर्वप्रथम रोक भी जो है राजस्थान के द्वारा ही प्रयास किया गया था। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था, उस साल में लिखा था 1987। ये पिछली भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, अभी आपको चार्ट बताया था कि भाई आपको साल भी याद रखना है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। 2005 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में 26 अक्टूबर 2006 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो पारित पूछे कि किस वर्ष पारित हुआ, तो 2005 में, और इस संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन से कृत्य आते हैं। घरेलू हिंसा में कौन कौन से कृत्य होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार बिल्कुल होते हैं। महिला की गरिमा का उल्लंघन करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, यह भी घरेलू हिंसा है। वित्तीय साधनों से वंचित करना, घर के ऐसे वित्तीय साधन जिसे महिला का भी पूर्ण रूप से अधिकार हो उसको वंचित कर देते हो, तो यह भी एक घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो यानी ऊपर लिखी हुई सभी चीजें जो है वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारों के बारे में सूचित करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी जिसके पास कोई पीड़ित पहुंचा है या जज के पास जो मुकदमा पहुंचा है, यदि इसको पता चलता है कि घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसको क्या क्या सूचनाएं देनी पड़ेगी। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। आर्थिक राहत मांग सकती है, बिल्कुल। बच्चों के लिए संरक्षण भी मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। निवास और मुआवजे की मांग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है।
संपत्ति में हिस्से की मांग ये नहीं कर सकती है, ठीक है, ये नहीं कर सकती है। ए और बी दोनों कर सकती है, लेकिन संपत्ति में हिस्से की मांग नहीं कर सकती। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण प्रावधानों को? तो विशाखा गाइडलाइन या विशाखा अधिनियम जिसको अपन कहते हैं, ये महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के सभी नियमों को इसमें धारण किया गया। विशाखा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? अधिनियम की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है ये वर्ष 2013 में पारित हुआ है, तो साल याद रखना ही पड़ेगा 2013। अब क्यों हुआ, अक्सर 2013 में क्यों हुआ? तो कोई न कोई हर अधिनियम है कभी न कभी पारित होगा, तो याद करने की चीज याद करनी ही पड़ेगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? वहां आंतरिक शिकायत या परिवार समिति का गठन किया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है? तो यहां महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में सबूत जुटाने के लिए सिविल कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार इसमें किस किस को कवर किया गया है? सर्वप्रथम तो ऐसा ऑफिस संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां कोई महिला भी काम करती है या काम नहीं भी करती है, किसी काम से गई है, वो सभी महिलाएं कार्य समय में यदि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो वो सभी महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 2013 के अनुसार सम्मिलित होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। शोध करने वाले कई विद्यार्थी जंगल में पहाड़ों पर शोध करने जाते हैं, उन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती है, उस रोगी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो यहां प्रसव से पूर्व यानी जन्म से पहले लिंग निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है जिसको अपन सोनोग्राफी कहते हैं, यदि कोई डॉक्टर या लैब कर्मी ये देखने के लिए कि लड़का है या लड़की है, यदि ऐसा कृत्य करता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और साथ ही उसका लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। PCPNDT किससे संबंधित है? अभी चर्चा की है, जन्म से पहले लिंग का निर्धारण करना, इसकी जांच के लिए PCPNDT। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू की गई? तो 1994 में लागू की गई, 1994। लिस्ट में आपको बताया था, जिसके अधिनियम में सारे के वर्ष याद रखने पड़ेंगे। अगला है PCPNDT का पूरा नाम। अच्छा प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म होगा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ जो बाकी ऑप्शन लिखे हुए आएंगे वो भी इसके काफी नजदीक आएंगे, तो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अगला है प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकारों की पहचान के लिए नहीं किया जा सकता? अभी जो अपन तकनीक पढ़ रहे थे PCPNDT, उसका प्रयोग किस प्रकार की पहचान के लिए नहीं किया जा सकता? यदि आपके अंदर कोई गुण संबंधी विकृति है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आनुवंशिक उपचार कराना है किसी रोग का, तो उसमें भी आप इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। लिंग संबंधी कोई आनुवंशिक रोग है, उसकी जांच के लिए भी आप इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लड़का है या लड़की है, इसकी पहचान को देखने के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसने यही पूछा कि किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो लड़का या लड़की इसकी पहचान के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगली तिथि पूछी है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT 1994 में आवश्यक संशोधन कर
किस तिथि को इस अधिनियम का नाम लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम रखा गया है? यानी इसका संशोधित अधिनियम है 1994 के बाद इसका संशोधित अधिनियम है 14 फरवरी 2003। तो ध्यान रखना, इसके नाम में परिवर्तित कर दिया गया लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। तारीख याद रखिएगा, या इसका संशोधित 1994 का संशोधित अधिनियम कब है? 2003 का। अगला है, ये आपको धाराएं याद रखनी पड़ेगी अगले प्रश्नों को हल करने के लिए, ये आपके लिए हिंट है। धारा 366, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, इसके लिए धारा 366 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 366 का 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए मजबूर करना। 18 वर्ष से कम 366, 366 का 16 वर्ष से कम। 366 ख है 21 वर्ष से कम आयु की विदेशी लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए मजबूर करना। तो ध्यान रखना, विदेशी लड़की के लिए 366 ख। 372 वैश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, तो बेचने के लिए तो 372 है, और 373 है वैश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। तो ये धाराएं पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगी, तो आप अगले सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है जो अभी आपको पॉइंट बताए थे उसी के ऊपर आधारित है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला बाल विकास से भी कर सकते हैं? ये पहले भी आ चुका है। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, ऑप्शन सी। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग से वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है? तो यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की से वेश्यावृत्ति कराता है और उसकी कमाई पर जीवन यापन करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष की कारावास का सजा का प्रावधान होगा। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाती है? अभी आपको मैंने चार्ट बताया था, उस चार्ट के अनुसार 366 ख विदेश से लड़की को आयात कर उससे वेश्यावृत्ति का काम करवाना। 66 यदि कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से आयात करता है तो ऐसे व्यक्ति की सजा कितनी होगी? 10 वर्ष जेल व जुर्माना। तो यानी वो 300 पिछली जो धारा थी आपकी ये 366 ख, इसके तहत कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे 10 वर्ष की जेल व जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाता है तो ऐसे अपराधी को किस धारा के तहत 10 वर्ष तक की जेल से दंडित किया जाएगा? तो धारा 366 क 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए या गैर कानूनी तरीके से संभोग करने के लिए वेश्यावृत्ति आदि के लिए लड़कों को बेचना, एक तो है बेचना और एक है खरीदना, तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। तो 72 तो है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, के लिए बच्चों को खरीदना। कौन सी धारा होगी? 373। तो याद रखिएगा 72, 73 बेचना और खरीदना। अगला है वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना या बेचना आदि है संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध, जिसमें आप बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हो तो संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल सदन में कब पारित किया गया? तो मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास का जो बिल है 26 जुलाई 2018 को सदन में पारित किया गया। डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष? तो डेट आ गई थी, यहां वर्ष पूछा केवल तो 2018, और तारीख पूछे तो ये तारीख दे रखी है 26 जुलाई 2018। स्वयं को किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? इस प्रकार का शक्ति प्रयोग हिंसा कहलाता है। ऑप्शन सी हिंसा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है?
34,000 से अधिक। 2015 के बाद का अभी आंकड़ा मिला नहीं है, यदि आंकड़ा मिला तो अन्य वीडियो के माध्यम से आपको उसमें भी अपडेट करवाया जाएगा। लास्ट भर्ती परीक्षा में भी 2015 का ही आंकड़ा पूछा गया था, उस हिसाब से इस प्रश्न को वापस लिया गया है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के किस स्तर पर की जाती है? तो नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी, ऑप्शन ए। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो महिला अपराधी के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा है, कुछ समझाने की चीज ही नहीं इसमें। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो देखो, जैसे ही मानव तस्करी है तो आप सब समझ सकते हैं, ट्रैफिकिंग है ना, तस्करी से ट्रैफिकिंग समझ सकते हैं, तो एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों के अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण होनी चाहिए? यदि कोई घरेलू हिंसा का अपराध हुआ है तो यहां पर 60 दिन के भीतर भीतर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो बलात्कार की जगह आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं यौन अपराध। क्या कर सकते हैं? यौन अपराध। बलात्संग से पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय अपराध है? किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, आप उसका परिचय प्रकट नहीं कर सकते, उसको गुप्त रखना पड़ेगा। इसके लिए यदि कोई गुप्त रखने में सक्षम नहीं होता या कोई अधिकारी या कोई भी जहां महिला को संरक्षण दिया गया वो इस बात को उजागर कर लेता है तो उसे धारा 228 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 228 क के तहत सजा का प्रावधान होगा। ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी बी के साथ उसकी रजाबंदी से मैथुन करता है तो वह कौन सा अपराध किया गया है? 14 वर्ष की पत्नी, तो यानी 14 वर्ष की पत्नी है, भले उसकी इच्छा किससे साथ उसके मैथुन करता है तो भी वह बलात्कार माना जाएगा, यानी उसने बलात्संग किया है, ऑप्शन बी। 7 दिन की बच्ची स्त्री है, यह कथन है, सत्य नहीं है, आंशिक सत्य, निश्चित नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है। कहा गया है कि 7 दिन की बच्ची स्त्री है, यह एक पूर्ण रूप से सत्य बात है। जार कर्म से क्या तात्पर्य है? जार कर्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी विवाहित महिला के साथ उसकी पति की सहमति के बिना संभोग करना, इसको जार कर्म कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जार कर्म के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो जार कर्म का अर्थ पिछले प्रश्न में बता दिया है, धारा 497 में जार कर्म के बारे में प्रावधान है। वर्मा कमीशन किससे संबंधित है? बलात्कार से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उसका संबंध है वर्मा कमीशन से, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें। राजस्थान की बूंदी रियासत राम सिंह ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाई थी 1822। तो राजस्थान में बूंदी रियासत में राम सिंह ने सर्वप्रथम 1822 में बाल विवाह पर रोक लगाई थी। हालांकि इससे पहले रोक जोधपुर में लग चुकी थी, जोधपुर दरबार द्वारा, लेकिन उसका कोई कानूनी रूप से नहीं था, यह कानूनी रूप से था, इसलिए इसी को मान्य रखा गया है राजस्थान में बूंदी रियासत। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090, 1091, 786, 106, 1111, ये भी है, ये सभी है, ये सभी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। जरूरी नहीं ऑप्शन में सभी दे, कोई चेंज करके एक भी दे सकता है, तो आपको कंटस्ट याद भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस तिथि को लागू हुआ? तो 21 अप्रैल 2018। देखो, केवल वर्ष भी पूछ सकता है, तिथि भी पूछ सकता है, तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018। किसी स्त्री के लज्जा का अनादर नहीं है, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर नहीं। अभद्र टिप्पणी करना लज्जा का अनादर है, अंग विक्षेप करना लज्जा का अनादर है, स्त्री के यौवन की व्याख्या करना है, स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करना, ये जो है किसी स्त्री के लज्जा का अनादर नहीं होता है। तो आप किसी स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। पुत्र पैदा नहीं करना, बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद के नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? यह मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार है महिला के साथ, ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? तो भारतीय दंड संहिता के अधीन 5 प्रकार के दंड का प्रावधान है,
और वो 5 प्रकार के दंड कौन कौन से देख लीजिए। ये 5 प्रकार के दंड हैं। साधारण कारावास, सश्रम कारावास जिसको अपन कठोर कारावास कहते हैं, आजीवन कारावास, आर्थिक दंड मिल सकता है और मृत्यु दंड मिल सकता है। पहले एक और हुआ करता था काला पानी, अब ये देश निकाला या काला पानी वो बंद हो गया है, लेकिन ये 5 ऐसे दंड हैं जो भारतीय दंड संहिता के अधीन दिए जाते हैं। याद रखिएगा, साधारण कारावास, कठोर कारावास जिसको सश्रम कारावास कहते हैं, आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु तक, आर्थिक दंड यानी जुर्माना, और मृत्यु दंड मतलब फांसी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था काला पानी, देश निकाला, ये जो है ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई दंड का प्रकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु कोई भी आयु की हो, सभी को स्त्री है, 7 दिन से ऊपर सभी स्त्री हैं। एक व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से उसका गर्भपात कराता है, यानी स्त्री की सहमति है और गर्भपात कराता है, तो वो धारा 312 के अंतर्गत दंड का प्रावधान होगा, अपराधी है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रविंद्र वी देसाई 2018 के किस अपराध की धारा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया? ये केस का जिक्र हुआ है। इस केस में बताया गया है कि धारा 509 के तहत स्त्रियों को मोबाइल पर अश्लील बातें करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। तो ये केस जो संबंधित है स्त्रियों को मोबाइल पर अश्लील बातें करने से संबंधित है, तो इसको भी अपराध माना गया है। कब गर्भपात कार्य कराना अपराध नहीं है? ये कह रहा है गर्भपात कराए वो कब अपराध नहीं होगा? वो उस कंडीशन में अपराध नहीं होगा जब स्त्री की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हो, यानी स्त्री की जान बचाने के लिए गर्भपात करना आवश्यक हो, तब ये अपराध नहीं है। बाकी अवश्य के कारण गर्भपात करना अपराध है। जब स्त्री का विवाह नहीं हुआ, कंवारी है, फिर भी गर्भपात करना अपराध होगा। बस जब स्त्री की जीवन रक्षा का बात हो तभी अपराध नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को शराब पीकर दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ित करने के साथ साथ चरित्रहीन कहता है। एक दिन वह दुर्व्यवहार के कारण तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। पति ने अपराध किया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत? तो यह अपराध हुआ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत इसको अपराध माना गया है। अगला है घरेलू हिंसा से संबंधित मामले कहां प्रस्तुत किए जा सकते हैं? घरेलू हिंसा से संबंधित मामले सेशन न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। स्त्री सहमति के बिना गर्भपात करवाना अपराध है। एक तो स्त्री की सहमति से गर्भपात कराना पहला आया था, यह है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना, तो यह भी अपराध है धारा 313। तो उसको अलग याद रखना है, इसको अलग याद रखना है। गर्भपात कारित कराना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्वतः एक अपराध है? गर्भपात कारित कराना स्वतः ही एक अपराध है, ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में कहा गया। 89 के है ना, धारा 89 में क्या गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न थे। पूरी कोशिश की गई है कि आपके पुलिस भर्ती की परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। यदि आप पुराने पेपर उठाकर देख लेंगे तो अभी आपको सारे प्रश्न इसी श्रेणी के मिलेंगे। अगली क्लास में आपको बाल अपराध के 100 प्रश्नों से परिचित करवाया जाएगा। इसमें जो धाराएं और एक्ट जो उनके वर्ष है वो याद करने ही पड़ते हैं, तो याद करने ही चाहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।